हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर क्रिएटर्स पे। तो आज आप लोग का अध्याय तीसरा है हिंदी के पेडोलॉजी का, और उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही। थोड़ा सा बोरिंग होता है टॉपिक यार, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपको इसको एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना है, चीज़ों को समझना है ना। शिक्षण ऐसा है ही, अब कोई चाहेगा थोड़े कि मुझे कोई टीचिंग सिखाए, है ना। लेकिन अगर ये एग्जाम में आपके आ रहे हैं और आपने बीएड के, बीटीसी के, लेट के कर रखे हैं, तो उसमें भी आप लोग शिक्षण पढ़ते ही पढ़ते हो, है ना। पेडागोजी पढ़ते हो, उसमें आपको पैटर्न बताया जाता है, मैनर ऑफ टीचिंग बताया जाता है। तो ये मेरे हिसाब से तो जो आपके एग्जाम्स में ही आते हैं पेडागोजी, वो जनरल से अगर कोई टीचिंग फील्ड से है और अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो जनरली आप सब इससे परिचित होते हैं और दैनिक जीवन में इसका सामना कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है इसलिए ये टॉपिक आप लोग के लिए आसान होता है। बस कुछ जो की पॉइंट्स होते हैं और जो कुछ और जो स्टैटिक फॉर्म में होते हैं, उन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा पढ़ लिया करें। बाकी सब कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड है और बाकी सब कुछ पॉजिटिव निगेटिव वे ऑफ टीचिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हम चलते हैं, देखते हैं कि आज की टॉपिक क्या होने वाली है। इसलिए मैं आप लोगों को एक बार कंटेंट रिव्यू कराऊंगी, है ना। उम्मीद करते हैं पहला चैप्टर आप लोग अच्छे समझ में आया होगा, आदिगम और अर्जन में अंतर, और ये किसे कहते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, किन सिद्धांतों का, किन प्रिंसिपल्स का को फॉलो करके हम जो है वे ऑफ टीचिंग को और भी वेल मैनर्ड बना लें और भी अच्छे तरीके से समझे जाने। भाषा दक्षता का विकास, यहाँ पे आपकी जो टीचिंग स्किल्स है, सॉरी लैंग्वेज स्किल्स है, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और सुबोपली मैं बार बार बोलती हूँ, है ना, सुबोपली मैं बार बार बोलती हूँ, बार बार मैंने चर्चा किया था आपको अन्य विषयों में भी। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही आपकी भाषा। इसी पे आपका पूरा इर्द गिर्द घूमेगा आपका ये चैप्टर। इन्हीं चारों के इर्द गिर्द घूमने वाला है। इन्हीं से आपका जो है कि बिक्स का नाम आएगा। बिक्स को बताऊंगी मैं किसे कहते हैं। लास्ट क्लास में जुड़े रहिएगा। काल्प किसे कहते हैं इस पे बात करेंगे। जैसे कि सामाजिक भाषा जो हम दैनिक जीवन में, खेल के मैदान में, घरों में, बाहर अपने लोगों के बीच जिन भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जिसे सीखने में अबाउट 6 months to 2 years लगता है, तो वो आपका बिक्स होता है। काल्प इसका जस्ट जिसे एक औपचारिक फॉर्म भी आप बोल सकते हो, फॉर्मल फॉर्म भी बोल सकते हैं। काल्प आपका वो होता है। मैं बताऊंगी इसको लास्ट में, चैप्टर के एंड में आपका बिक्स और काल्प को, है ना, इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। तो भाषा का दक्षता का विकास हम लोग का तीसरा चैप्टर पेडागोजी का है। आइए देखते हैं इसमें क्या चीजें हैं, ठीक है ना। दक्षता में यानी कि आपकी जो कौशल है, भाषा दक्षता में क्या आएगा कि आपके पास सुनने की क्षमता विकसित हो चुकी है, बोलने की क्षमता विकसित हो चुकी है, पढ़ने की क्षमता विकसित हो चुकी है, लिखने की क्षमता विकसित हो चुकी है। तो भाषा दक्षता से आपका ये तात्पर्य होता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की ओर चलेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और किस विषय पे हम लोग को ध्यान देना है। यहाँ पर आइए देखते हैं। तो भाषा एक कला है, कौशल है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। कला और कौशल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक पैटर्न की जरूरत पड़ती है, एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, एक विधि की जरूरत पड़ती है और तरीके की जरूरत पड़ती है इसको बोलने, सीखने, समझने और वेल मैनर में बोलने के लिए। सामान्य भाषा तो हम सभी बोल लेते हैं, है ना, लेकिन उसको जैसे कि यूज एंड वेल ग्रामर, ठीक है ना, कह सकते हो यूज एंड वेल ग्रामर, ग्रामेटिकल फॉर्म में कहीं अशुद्धि ना हो, त्रुटि ना हो, तो इसीलिए इसको कला बोला जाता है। और इसमें दक्षता हासिल करना ही इसमें जो है कि औपचारिकता का रूप होता है। आइए देख लेते हैं। अब अगली बात कर ले। तो भाषा शिक्षण का अर्थ है बच्चों को भाषाई कौशल यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसमें ये सक्षम हो जाए। भाषा कौशल सीखने का सीधा सीधा मतलब यही है, ठीक है ना। बालक मातृभाषा अनुकरण से स्वाभाविक रूप से सीख लेता है। वही मैं अभी भी बोल रही ना कि जो जनरल भाषा, जो आमतौर पे जो बोली जाने वाली भाषा, अपने घरों में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं, उनको हम आराम से बोल लेते, समझ लेते, जान लेते हैं। वही बात ये इन्होंने बोला। विद्यालय में भाषा के सर्वमान्य रूप से परिचित कराया जाता है। सर्वमान्य रूप से कहने का मतलब है जिसका प्रयोग हम सब एक तरीके से ही करते हैं, वो आपका सर्वमान्य। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, वहां पे फ्रेंच बोली जा रही है, ठीक है ना, फ्रेंच बोली जाती है, तो फ्रेंच ओरिएंटेड स्कूल है, तो आप वहां पे हम सभी को, भले हम हिंदी जानते हैं, चाहे कोई इंग्लिश जानता होगा, कोई बांग्ला जानता होगा, कोई मलयालम जानता होगा, कोई कन्नड़ जानता होगा, तेलुगु, तमिल सब जानता होगा, लेकिन उसको बोलना फ्रेंच है, फ्रेंच ओरिएंटेड स्कूल है, तो आपको वहां पे क्या वरीयता देनी पड़ेगी, वहां पे वरीयता फ्रेंच को देनी पड़ेगी। तो सर्वमान्य विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आपको सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। इस लाइन का मतलब ये है।
भाषा के विकास क्रम में मानव समाज ने सर्वप्रथम अपने मनोवेगों, भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए अर्थपूर्ण ध्वनियों का विकास किया। इसी को भाषा बोला जाता है। कुल मिला के डेफिनेशन है भाषा का। इसके पश्चात, इसके यानी कि इसके बाद इन अर्थपूर्ण ध्वनियों को क्रम विशेष में प्रस्तुत करना, यानी कि व्याकरणिक रूप में लाना, नियोजित रूप में लेके आना, है ना। भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए मूल ध्वनियों का विश्लेषण करने के पश्चात उनके लिए एक चिन्ह विशेष निश्चित किया जाता है, जिसे लिपि कहते हैं। आप लिपि मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से हिंदी ग्रामर में पढ़ा रखा है, कोई पूछेगा नहीं कि लिपि किसे कहते हैं। इन चिन्हों के समूह को भाषा लिपि कहा जाता है। अभी भी मैंने बताया आप लोगों को, वही लाइन उन्होंने बोला। अब आइए अब दूसरे टॉपिक इस चैप्टर की। फर्स्ट टॉपिक क्लियर, प्रस्तावना क्लियर हो गया, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर इज फिनिश्ड। नाउ भाषाई दक्षताएं कौन कौन सी होती हैं, यानी लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन सी है। पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना, चौथा लिखना। ये सारे कौशलों को हम एक एक करके पढ़ेंगे और साथ ही इन सारे कौशलों को एक एक करके समझेंगे। उनकी विधियों का यूज, मतलब इनका इनमें जो है कि हम कैसे दक्षता प्राप्त करें, स्किल्स को कैसे और जो है कि एनरिच्ड करें और कैसे इसको बढ़ाएं, इसको और भी कैसे धनी बनाएं, है ना, इस पे बात करेंगे। भाषा प्रयोग में 4 क्रियाएं शामिल होती हैं, है ना, वही यही जो मैंने चारों का नाम दिया आपका। यदि इनका विश्लेषण किया जाए तो निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति भाषा शिक्षण के माध्यम से होनी चाहिए। अन्य व्यक्तियों के कथन, भाषण आदि को सुनकर उनका अर्थ, आशय तथा भाव समझना, अपने विचारों, भाव, उद्देश्यों को भाषा में बोलकर दूसरों को, ये भाषा का प्रयोग है। उन्हीं दक्षताओं के विकास हेतु सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना के कौशलों का अभ्यास कराया जाता है, जिससे छात्र इन क्रियाओं पर अधिकार प्राप्त कर सके। अब आपको एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। आपने सबसे पहली टॉपिक आपकी अभी तीसरी टॉपिक स्टार्ट होगी सुनना, यानी कि इसमें से सबसे पहले जो है कि हम शुरू करेंगे भाषा दक्षताओं में पहले श्रवण कौशल को, यानी कि सुनना को हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ आपको। अच्छे अच्छे स्कूल्स में आप देखे होंगे कि डिजिटल बोर्ड्स होते हैं या फिर प्रोजेक्टर्स होते हैं या फिर टेप रिकॉर्डर टाइप कुछ होता है ना, या फिर खुद एक्टिविटीज रूम में आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे चीजें, वस्तुएं होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, जिनका यूज करके हम बच्चों को दृश्य कौशल के द्वारा और श्रवण कौशल के द्वारा, है ना, जिसे सुन करके यूज करके एक्टिविटी के माध्यम से हम चीजों को सीखते समझते जाते हैं। तो सुनने के लिए आप किन किन इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, कौन कौन से स्किल्स का आपको यूज करना है, यानी कि अगर बच्चे के सुनने का कौशल विकसित करना है तो क्या क्या करेंगे, इस टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे अगर कोई बच्चा शिक्षा में अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू करता है, आपको पता है आफ्टर 3 years दे आर इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स इन स्टडी, ठीक है ना। तो वो जो है कि शुरू करेगा, पहले वो सुनने का कौशल विकसित होगा उसके अंदर, अपने से नहीं होगा। ये थोड़ा सा आपको औपचारिक रूप में आप अध्यापक गण, जो भी आपके जो टीचर्स होते हैं, उन लोगों का भी बहुत बड़ा रोल होता है जिसमें उन्हें प्ले करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे जो है सबसे पहले बच्चा जो है कि सुन रहा है ना। अब वो व्यक्तिक भिन्नता वाला सिद्धांत यहाँ पे लागू होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस आएगा 100%। कोई बच्चा कंसंट्रेट रहेगा, कोई बच्चा कंसंट्रेट नहीं रहेगा, कोई बच्चे को हो सकता है शारीरिक बाधाएं हो सकता है किसी बच्चे का मन ही नहीं लग रहा हो, है ना, या फिर किसी तरीके का डिसऑर्डर, जस्ट लाइक एडीएचडी की बात कर लूँ मैं, एडीएचडी की, तो या फिर कोई बच्चा एएसडी से ग्रसित हो, तो कई विकार भी इसमें शामिल हो जाते हैं। साथ ही ब्रेन कैजुअल की बात कर लें तो किसी बच्चे का दिमाग तेज होता है, किसी बच्चे का दिमाग कम होता है। आईक्यू लेवल भी एक तरीके का चैलेंज बनकर के आपके सामने आता है। तो एक टीचर के सामने एक, जिसे कहते हैं ना कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं उसके सामने। अब यहाँ पे सबसे पहले आप काम करना है आपको कि बच्चे को सुनना सिखाना है आपको, है ना। आप क्या यूज करेंगे, कैसी प्रकृति यूज करेंगे, कैसे नेचर यूज करेंगे, नेचर ऑफ टीचिंग का यूज करेंगे कि वो बच्चा सुनने का कौशल विकसित अपने में शामिल कर पाए। यानी कि उस बच्चे को कंसंट्रेट करना आपके हाथ में है कि वो बच्चा किसी चीज पे फोकस्ड कैसे होगा। यानी कि यहाँ पे एक और सिद्धांत का नाम लूंगी, रुचि का सिद्धांत, जो आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़ रहे हो। मैं उन सारे सिद्धांतों का धीरे धीरे प्रयोग करूंगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो कल सिद्धांतों के विषय में बताया, पहला मैंने आपको व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत का नाम लिया और दूसरा अभी मैं बोलने जा रही हूँ रुचि का सिद्धांत। बड़ा मुश्किल होता है टीचर के लिए बच्चों में रुचि पैदा करना। अब ये सारे में गुण नहीं होएगा,
आपको जो है कि अलग अलग टीचर कैसे, अब देखिए 1 to 5 तक का बच्चा लगभग समझदार रहता है थोड़ा बहुत, वहीं पे नर्सरी का बच्चा जो है, प्री प्राइमरी का बच्चा, उसके साथ बहुत कठिनाई होती है। वो खुदकेगा, कूदेगा, उछाल मारेगा, तोड़ फोड़ करेगा, उसके साथ मैनेजमेंट, तो यानी कि वो सुनेगा नहीं, आपको सुनेगा नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले कौशलों में सबसे पहले कौशल में रखा जाता है, क्योंकि जब बच्चा सुनेगा तभी तो पढ़ेगा, है ना। तो सुनेगा फिर बोलना सीखेगा, तो सुनेगा अच्छे से तभी वो अच्छे से बोलना सीखेगा, उन चीजों को पकड़ेगा। इमिटेट कर रहा है ना बच्चा, 1 to 5 तक का बच्चा इमिटेट कर रहा है आपका, तो उसी तरीके से बोलना सीखेगा। बोलने के उपरांत आप क्या करते हैं कि उसको बोलेंगे बेटा कि अब जैसा मैंने बोला उसको पढ़ो, तब वो पढ़ना सीखता है ना। फिर जब वो पढ़ना सीख जाएगा तब वो बच्चे को कहा जाएगा बेटा जिस चीज को आपने पढ़े, जो आपने चिन्ह देखे किताबों में, जो चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, जिन चीजों को रीड कर रहे हैं, उसको खुद से बना के दिखाओ, यानी कि लिख के दिखाओ, तब होता है लेखन कौशल का विकास। आगे बात में, तो इसीलिए सबसे पहला कौशल जो होता है बच्चों में विकसित करने का, वो होता है सुनना। ठीक है ना। आइए देख लेते हैं कुछ बिंदुओं को। सामान्यतः कानों द्वारा ध्वनियों को ग्रहण करने, मस्तिष्क द्वारा उनका अनुभूति करने को सुनना अथवा श्रवण कहा जाता है। यानी कि सुनना किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन दे रखा है। परंतु भाषा के संदर्भ में सुनने का अर्थ होता है मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाव विचारों को सुन करके समझना। एक तो हम बातचीत कर रहे हैं वो सुनना अलग हो गया, एक लुक्का छिपी करके सुनना अलग हो गया, एक कान लगा के दरवाजे के पास सुनना अलग हो गया। लेकिन एक जो है भैया वो भी लर्निंग ही एक तरीके की है ना। एक हो जाता है आपका क्या कि शिक्षण के माध्यम से आप किसी बिंदु को समझाना चाह रहे हो, आप उसको सुनवाना है उसको। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाव और विचार को सुनकर समझने जैसी चीजें ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति हमारे सामने अपने भाव एवं विचार मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है और हम उसे सुनकर उसके भाव एवं विचार समझते और ग्रहण करते हैं, तो हमारी यह प्रक्रिया सुनना अथवा श्रवण कहलाती है। अब कैसे करें विकास इसका, लिसनिंग स्किल को कैसे डेवलप करें, है ना। ठीक है। तो बच्चों में सुनना कौशल के विकास का अर्थ है उन्हें मौखिक भाषा सुनाकर उसके अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया में निपुण करना। यानी सीख तो लिया उसने, सुन तो लिया उसने, लेकिन वो समझ रहा है कि नहीं सुनने के बाद, ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना। और इसके लिए आवश्यक है कि उनमें सुनने के आवश्यक तत्वों का विकास किया जाए। जहां तक मातृभाषा के संदर्भ में सुनने के कौशल के विकास का प्रश्न है, इसका कुछ विकास तो बच्चों में विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले ही हो चुका होता है, परंतु उसकी आदत अपनी सीमा होती है और यह सीमा बहुत छोटी होती है। वो जनरली मम्मा पापा से जो है कि खाने पीने तक सीमित अपने निजी जीवन के कार्य जो होते हैं, जो रूटीन होते हैं, उससे संबंधित चीजों को बोलता समझता या फिर कर रहा होता है। ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं, तो अभी वो विकसित नहीं हुआ होता है। जैसे कि अगर मैं आपको समझा रही हूँ चीजें, तो क्या आपको लग रहा है मैं रट के आई हूँ, मैं कहीं से याद करके आई हूँ? मुझे 1 घंटा तक आपके सामने बोलना होता है, समझाना होता है आपको, तो आपको क्या लगता है, यानी कि मेरी जो लिसनिंग स्किल्स रही होगी वो बहुत स्ट्रांग रही होगी, है ना। और ये इसके जो जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं, वो होते हैं आपके शुरुआती दौर में माता पिता और बाद में विद्यालय, बहुत बड़े जिम्मेदार होते हैं। उन्होंने हमारे अंदर लिसनिंग स्किल्स को बहुत ज्यादा मैच्योर किया, जिससे मेरे अंदर कंसंट्रेशन आया, मैंने चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझा है, सीखा है, तभी मैं आपके समक्ष भाषाई कौशल के द्वारा अपने आप को प्रस्तुत कर पाती हूँ। रीजन क्या है, 1 घंटे खड़े होकर के आपको समझाना है, इन बिंदुओं को भी आसान करके आपको बताना होता है, तो इसका मतलब कि मेरे अंदर सुनने की क्षमता ठीक ठाक रही है ना। उसके बाद आती है बारी बोलने की। सुन तो लिया मैंने, अब मैं बोल पा रही हूँ कि नहीं, इसके लिए आप अगला पॉइंट इस पे देखेंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति यानी मौखिक तौर से आप कितने मुखर हैं, कितना अच्छा मतलब आपको मैं चीजों को समझा पा रही हूँ, बता पा रही हूँ, है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मातृभाषा में बोलना चलना होता है वो जो है वो सीमित होता है, लिमिटेड होता है ना।
और ये जो मैं अभी बताई आपको एग्जाम्पल कि मैं जो बोल पा रही हूँ, इसके लिए मुझे अध्ययन करना पड़ा था, मैंने किया है और मैंने सीखा है। जाहिर सी बात है, हमारे गुरु हैं, है ना। तो कहने का मतलब कि जब मातृभाषा में आप होते हैं तो वहां पे आपको सीमित ज्ञान होता है, सीमित क्षेत्र में आप बोल सुन पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब आपको एक विद्यालय उपचार के रूप में मिलता है तब वो इतना बेहतरीन ढंग से डायग्नोज करते हैं हमें कि हम अपने जो भाषाई कौशल है, शैली है, उसको और भी परिपक्व कर पाते हैं। आइए देख लेते हैं अगले पॉइंट्स को। तो सुनने व बोलने के कौशल के स्रोत व सामग्री यानी कि सोर्सेस क्या होने चाहिए कि विकास हो। सुनना तो हो गया, बोलना भी आ रहा है इसमें, सुनने के बाद बोलना, तो ऐसे कौन से सोर्सेज होने चाहिए, है ना, कौन से सोर्सेज होने चाहिए और कौन से ऐसी इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, कौन सी ऐसी सामग्री वस्तुएं होनी चाहिए जिससे कि आप इनमें परिपक्व हो पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं। तो श्रवण एवं वाचन कौशल का विकास। अब यहाँ पे वाचन, सुनने का मतलब श्रवण हो गया, ठीक है ना, सुनना श्रवण हो गया, बोलना क्या हो गया, वाचन। वाचना सुना होगा ना, वचन बोलना, वाचन। श्रवण और वाचन कौशल का विकास भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस कौशल के विकास के लिए शिक्षक नाना प्रकार के स्रोत एवं सामग्री का प्रयोग करते हैं, जैसे पहला है स्वर वाचन, दूसरा है श्रुतलेख। ध्यान से सुनिएगा, पहला मेथड क्या है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा, अब हम थोड़ा सा इस मुद्दे पे आते हैं कि प्रश्न कैसे करेगा आपके एग्जाम में। अगर बहुत ज्यादा डीप पूछते हैं, वैसे तो बहुत ही इजी लेवल का पेडोलॉजी आपका आता है, थोड़ा सा डीपली आप समझा करें आप पॉइंट्स को। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इनमें से श्रवण और बोलने के कौशल के स्रोत व सामग्री में से कौन से उपयोगी हैं या फिर उपयुक्त हैं, और बाकी ये टॉपिक्स आपको हेडिंग याद करनी पड़ेगी, है ना। इसमें सबसे पहला स्वर वाचन हो जाएगा। जाहिर सी बात है, स्वर वाचन करेंगे तभी तो आप, मतलब कोई स्वर वाचन, मान लीजिए हम हैं तो स्वर वाचन कर मैं रही हूँ, लेकिन सुन तो आप रहे हैं, सुन तो आप रहे हैं, है ना। देखिए, लिखने वाली जो एक्टिविटी है ना, वो बहुत बाद में थी, बहुत बाद में, है ना। लिपियों का प्रयोग जो है लिखित रूप में बहुत बाद में आया। पहले लोग कथाएं सुना करते थे। जैसे पहले की बात कर लें, वेद वगैरह, उनमें 100 में से 1 व्यक्ति लिखा करता था, बाकी हर जगह कथाएं चलती थी। लिखने का कार्य बहुत रेयरली कोई करता था, तो करता था, है ना, बात समझ आ रही है। तो जो आप लोग वेदों में, शास्त्रों में, या फिर जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, तो उसमें जो चीजें आपको देखने को मिलती है, वो पहले सुनाया जाता था, उसको पढ़ पढ़ के, बोल बोल के कथाएं सुनाई जाती थी, लोग मानस पटल पे अपने रखा करते थे। बाद में जो है लिखने की जो शैली आई है, वो बहुत बाद में आई है, लिखना शुरू, ताकि भाई इतिहास बना रहे, इतिहास गवाह रहे कि भाई इस चीज का एविडेंस है हमारे पास, है ना। तो स्वर वाचन सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक के द्वारा किए जाने वाले आदर्श वाचन, यानी कि जो आप शिक्षक बोल रहे हो आदर्श वाचन के रूप में हो, और कक्षा के किसी छात्र द्वारा किए जाने वाले अनुकरण को ध्यान पूर्वक सुनकर शुद्ध उच्चारण, बालाघात, यानी कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना, कहाँ तेज गति से बोलना है, कहाँ कम गति से बोलना है, गति आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इससे शिक्षक को पता रहेगा कि छात्रों का श्रवण कौशल और पठन व वाचन कौशल कितना विकसित हो रहा है, ठीक है ना। तो स्वर वाचन में बच्चे का ये पता चलता है इवैल्यूएशन करने पे, असेसमेंट करने पे, कि बच्चा किस हद तक भाषा को समझने लगा है, बालाघात का प्रयोग कहाँ कर रहा है, शुद्ध उच्चारण कर रहा है कि न स को श तो नहीं बोल रहा है, श को स तो नहीं बोल रहा है, र को ड़ तो नहीं बोल रहा है, ड़ को र तो नहीं बोल रहा है, न को म तो नहीं बोल रहा है, म को न तो नहीं बोल रहा है ना। तो इस बात का ध्यान रखना होता है। तो एक सोर्स तो ये है, एक सोर्स ये है विकसित करने का श्रवण और वाचन कौशल। दूसरा श्रुतलेख, इससे श्रवण कौशल के प्रशिक्षण एवं विकास पर ध्यान दिया जा सकता है। श्रुतलेख शुद्ध लिखने के अभ्यास के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। जैसे आप डिक्टेशंस बोले जाता था पहले, तो पहले क्या किया जाता था, ज्यादा से ज्यादा डिक्टेशंस बोले जाते, और बोलना भी चाहिए। आप भी याद रखिएगा, लैंग्वेज के टीचर अगर आप हैं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों, अब तो मुझे लगता है कि बहुत कम टीचर्स करा रहे हैं इन चीजों का, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे व्याकरणिक सुधार बहुत तेजी से होता है। अपने भाषाओं पे कंट्रोल, कहाँ की यूज करना है, कहाँ की यूज करना है, कहाँ म लगाना है, कहाँ अंग लगाना है, इस बात का ज्ञान हो जाता है।
आगे बात सुनो। श्रुतलेख एक बहुत ही सुंदर माध्यम है जिससे जो है भाषा कौशल में हमें विकास का माध्यम मिलता है। श्रुतलेख के अंतर्गत बालकों को सुनकर लिखना होता है। जो बालक ध्यानपूर्वक सुनेगा वही समस्त सामग्री को सही और शुद्धता के साथ लिख सकेगा, लेकिन जो छात्र ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास नहीं करेगा वो पकड़ा जाएगा कि तुम मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे, है ना। तो यहाँ हो रहा है, ये कराने का मतलब है कि आप उसके अंदर क्या विकसित कर रहे हैं, श्रवण कौशल विकसित कर रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं सामान्य और लिख रहा है सामान्य, तो इसको जाहिर सी बात है उसको किस चीज की त्रुटि है, फिर आप उसको उपचार करेंगे उसमें, है ना। हर विषय का उपचार होगा पेडागोजी के माध्यम से, क्योंकि इसीलिए तो आपको हर विषय में पेडागोजी डाली गई है ना। तो फिर वहां पे होता है निदान, यानी कि उपचार होता है कि इस बच्चे के साथ क्या किया जाए, है ना। श्रुतलेख सामग्री छात्रों के मानसिक और बौद्धिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, ठीक है बात। मतलब ऐसा ना हो कि आप जो है कि क्लास 7th का बच्चा है मैथ्स में तो हीरोन्स फॉर्मूला कराने लगे, क्लास 1-2 का बच्चा है तो आप उसको समास और वो पढ़ाने लगे, अलंकार पढ़ाने लगे, है ना। और इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट्स में भी हायर लेवल का जो है कि चीज़ों को इनपुट करें, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। अगली बात, अगला कौन सा सोर्स यूज कर सकते हैं उनका विकास करने के लिए, भाषण, स्पीच। श्रवण का प्रशिक्षण देने हेतु भाषण का भी अभ्यास कराना लाभकारी होता है। छात्रों को पहले से यह बताना उचित होता है कि भाषण के बाद उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सभी छात्र भाषण को क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब यहाँ पे जो है क्लास में जब आप स्टार्ट करते हैं कोई भी चैप्टर, तो उससे पहले बोलिए, उससे पहले क्या बोलना है आपको, बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चंस करती रहूंगी, ठीक है ना। मैं शुरुआती दौर में जब पढ़ाती थी ना, 18-19 साल की थी तब, तो उस दौरान से ही मुझे मतलब ये था कि ये अच्छे से कैसे समझ पाएंगे, तो ये चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि क्वेश्चंस बच्चे को अलर्ट करते हैं, अलर्ट हो जाएगा बच्चा, मेरे से प्रश्न किया जा रहा है, यानी कि मुझे चीज़ों को समझना होगा तभी मैं उत्तर दे पाऊंगा, तभी वो अपने आप को क्या बनाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चीजें हैं ये करने का दिया। तो पहला आपका क्या था कि पहला स्रोत क्या होना चाहिए कि बच्चों में किस चीज का सुधार करना चाहिए, स्वरवाचन। दूसरा श्रुतलेख लिखवाइए, उससे श्रुतलेख लिखवाइए। श्रुतलेख समझ रहे ना, श्रुत का मतलब सुन करके, श्रुत में सुन करके, प्लस लेख यानी कि सुन करके लिखना, इसीलिए बोला जाता है श्रुतलेख, ठीक है ना। अब देखिए, वाद विवाद करवाइए, चर्चा पर चर्चा करवाइए। श्रवण कौशल का प्रशिक्षण देने तो वाद विवाद क्रिया बहुत ही सार्थक और सशक्त होती है। इस क्रिया में भाग लेने वाले छात्रों को बहुत सचेत रहना पड़ता है। अगर वे ध्यान से नहीं सुनेंगे तो प्रतिपक्षी वक्ता के प्रश्नों का उत्तर देने में असफल रहेंगे। वाद विवाद के समाप्त होने पर अन्य छात्रों से प्रश्न करने चाहिए ताकि इस बात का पता लग सके कक्षा में कितने छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। ये आप पे भी लागू होता है। आप लोग जो क्लास देख रहे होंगे ना, अब तो क्लास में सामने होते तो और मजा आता मुझे, है ना। तो अब यहाँ पे यही पे पूछूंगी मैं कि श्रवण कौशल में और वाचन कौशल में इनमें से सबसे उपयुक्त स्रोत कौन सा है ना। क्या कर दूं मैं, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, लेख सामग्री, भाषण, वाद विवाद, अब आपको बताना है ना, श्रुतलेख। तो ऐसे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको चुनना होगा। आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि अगर विकास करना है श्रवण कौशल का तो उसमें लिखित कौशल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। हालांकि सारे इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान हो सकता है कि उसमें से कोई एक एलिमिनेट हो रहा हो इसी तरीके का आंसर। तो ये चीजें वाद विवाद के समाप्त होने पर अन्य छात्रों से प्रश्न करने चाहिए ताकि इस बात का पता लग सके कक्षा में कितने छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे। विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, शिक्षक को छात्रों से पठित सामग्री पर प्रश्न पूछने चाहिए। छात्रों के उत्तर से यह जांच हो जाएगी कि छात्र सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं या फिर नहीं। शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछे जाने से छात्र भी सावधान हो जाते हैं, मैंने कहा ना, अलर्ट हो जाते हैं और फिर उसका ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं। अगला है कहानी कहना तथा सुनना, ये भी विकसित करेगा क्योंकि कहानी उनको रुचिकर बनाए, उनको जो है इंटरेस्ट पैदा करेगी, है ना। सर्वप्रथम शिक्षक विद्यार्थियों को कहानी सुनाए तथा बाद में उनसे सुने, चलो सुनाओ मैंने क्या क्या बताया तुमको, ठीक है ना। इससे भी ज्ञात हो जाएगा कि छात्रों ने कहानी ध्यानपूर्वक सुनी है या फिर नहीं। बालक कहानी सुनकर अपार आनंद लेते हैं, मैंने कहा ना रुचि का सिद्धांत यहाँ लागू होगा।
इसलिए विद्यार्थियों का ध्यान कहानी सुनने की ओर आकर्षित किया जा सकता है। कई मेथड यूज कर सकते हैं, थोड़ा एंटरटेनिंग वे में पढ़ाइए तो और भी अच्छे से जो है कि बालक चीजों को करने में सक्षम होगा। अब ये तो था आपका सोर्स, ये स्रोत थे आपके। इन सोर्सेस से आप जो है श्रवण और वाचन में इनको समृद्ध बना सकते हैं। ठीक है ना, श्रवण कौशल और वाचन कौशल। अब कुछ वस्तुएं हैं जो इसमें मदद करेंगी आपकी। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा जब नोट्स बनाइएगा, तो वस्तुएं कर लीजिएगा। ये वस्तुएं जो कि इनमें मदद करेंगी, इस कौशल के विकास में मदद करेंगी। पहला है मल्टीमीडिया। मैंने कहा ना कि प्रोजेक्टर है या फिर आपका डिजिटल बोर्ड है, तो ये और भी हेल्पफुल होगा उनके लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि वो दृश्यात्मक तौर पे चीजों को सीखते हैं तो और भी इंटरेस्टिंग वे में चीजों को पढ़ते, समझते, अधिगम करते हैं। जैसे कि ग्रामोफोन से कहानी सुनाई उन्हें, कविता, नाटक आदि सुनकर छात्र छात्राओं की साहित्यिक रुचि पैदा की जा सकती है। शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से इसकी सहायता ली जा सकती है। टेप रिकॉर्डर की बात कर लें तो टेप रिकॉर्डर के द्वारा किसी साहित्यिक कार्यक्रम को रिकॉर्ड करके जब चाहे छात्र छात्राओं को सुनाया जा सकता है। कोई हिस्ट्री का मैटर हो गया, कोई सिविक्स का मैटर हो गया, जोग्राफिकल चीजों का हो गया, तो सुनेगा तो और श्रवण कौशल। चलचित्र में आवाज सुनाई देने के साथ साथ दृश्य भी दिखाई देते तो और भी सुंदर। नाटकों को विद्यार्थी ध्यान से देखने के साथ साथ ध्यान से सुनते भी। श्रवण कौशल के विकास हेतु चलचित्र का प्रयोग करना लाभकारी सिद्ध होता है, यानी कि चित्र देख करके, इमेज देख करके बच्चा और तेजी से चीजों को सीखेगा, है ना। इंटरेस्ट है, हम बड़े लोगों को इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर तो वो बच्चे वो तो और भी बहुत तेजी से जो है इन चीजों में रुचि लेंगे, है ना। रोल प्ले के माध्यम से छात्रों का श्रवण एवं वाचन दोनों कौशलों का भली भांति विकास संभव है। इसमें किसी का रोल नियोजित ढंग से करने से पुरुष छात्र को एक चरित्र दिया जाता है। इस चरित्र के अनुसार छात्र उसका रोल करता है। उदाहरण स्वरूप रेल के टिकट खरीदने का, फोन पर एक मीटिंग करने का, किसी भी प्रकार का रोल प्ले करवाइए तो उस पूरे प्रकरण को वो दिमाग में बैठा लेता है, वो चीजों को और अच्छे से, क्योंकि वो खुद कर रहा है ना, उसको खुद कर रहा है तो एक तो रट रहा है वो, दूसरा रटने के बाद उसका आनंद ले रहा है और उसको आत्मसात कर रहा है, एसिमिलेट कर रहा है ना, तो फिर उसके बाद वो और चीजों को अच्छे से बेहतरीन ढंग से उसको, उसके लिए वो आजीवन चीजें होगी। भाषा लैब, एक लैंग्वेज लैब भी है। अभी तक तो आपने साइंस लैब सुना था, है ना, मैथ्स लैब सुना था, ये लैंग्वेज लैब भी होता है। लैंग्वेज लैब, अब जो थोड़े से अच्छे खासे स्कूल हैं वो लोग लैंग्वेज लैब का भी इस्तेमाल करते हैं। भाषा लैब यंत्रों की सहायता से भाषा सिखाने का एक सक्रिय, स्वप्रयत्नपूर्ण, रोचक तथा उपयोगी एक आधुनिक शिक्षण अभिकरण है। भाषा लैब में छात्रों को अनुदेश पहले से रिकॉर्ड किए गए भाषण, व्याख्यान द्वारा दिए जाते हैं। छात्र शीर्ष ध्वनि यंत्रों के माध्यम से भाषा में कहे गए शब्द व वाक्य को ध्यान से सुनता है, फिर थोड़ी देर के लिए रुका जाता है, जैसे छात्र बोलने वाले शब्दों और वाक्यों को 2 या 3 बार दोहराते हैं। क्या बोला गया अभी बताओ, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, बताओ अभी इसमें क्या आपने सुना। अब वो बच्चा इसलिए ध्यान से और सुनना शुरू करेगा। बाद में सुनाए गए दिखाए गए पाठ पर आधारित प्रश्न किए जाते हैं, उस कविता का सौंदर्य निरूपण करते हैं और इस प्रकार श्रवण और वाचन कौशल में दक्षता प्राप्त करते हैं। और भी कई सामग्रियां हैं, और भी कई प्राइमरी मटेरियल्स हैं। कौन से ऐड मटेरियल्स हैं, देखिए ये सब ऐड मटेरियल्स, इंग्लिश में इसको ऐड मटेरियल्स कहेंगे, सहायक सामग्री, है ना, जो आपको भाषा में दक्षता ले आती है। ठीक है, मौलिक सामग्री छोटे बच्चों के श्रवण वाचन कौशल में बहुत सहायक होते हैं, जैसे कि कोई वस्तु दिखाकर उस पर आधारित प्रश्न कर सकते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से छात्रों के श्रवण कौशल वाचन कौशल दोनों का विकास हो पाएगा। इसके अलावा छात्र मौलिक सामग्री देखकर आनंदित भी यानी रुचि लेंगे। इसके अतिरिक्त मौलिक सामग्री के माध्यम से शिक्षक एक संप्रेषणात्मक वातावरण का निर्माण करता है, इससे कि वो मौलिक सामग्री समझ संप्रेषण करने का मतलब कन्वर्सेशन करने का जरिया बन जाता है। कन्वर्सेशन आप करेंगे तो बच्चा और भी कंसंट्रेट होगा कि भाई मेरे से कोई गलती ना हो जाए, कोई पॉइंट्स यहाँ पे बोलने में कोई दिक्कत ना हो जाए, सर पकड़ मत लें कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, यानी कि सर मेरे को पनिशमेंट भी ना करें कि मैं ध्यान से नहीं सुन रहा था, है ना। तो इस तरीके से संप्रेषण का भी एक माध्यम बन जाता है। अच्छा, इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। सुनने की रणनीतियां अधोमुखी, यानी कि टॉप डाउन, टॉप से डाउन तक, ठीक है, इस तरीके से। श्रवण प्रक्रिया तथा टॉप अप
श्रवण प्रक्रिया सुनने की ऐसी रणनीति या प्रक्रिया है जो सुनने और अन्य गतिविधियों को रोचक बनाती है। जैसे अधोमुखी की बात कर ले तो टॉप डाउन उसे कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में अधोमुखी कहा जाता है। ये क्या होती है, ये ऐसी कौन सी युक्तियां होती हैं? शिक्षार्थी भाषा के अर्थ को समझने के लिए पृष्ठभूमि या पिछले ज्ञान का उपयोग करता है। जाहिर सी बात है, जो प्रायर नॉलेज है, जो पहले के नॉलेज है, उसके आधार पर वो आगे की चीजों को करता है, उस आधार पे, उस एक्सपीरियंस पे। शिक्षार्थी जो कुछ सुनता है उसके अर्थ को समझने के लिए पृष्ठभूमि या पिछले ज्ञान का, हाँ वही बात, हम पहले से ही विषय के बारे में एक उचित मात्रा में जानते हैं, और जो कहानी या जानकारी हमें मिल रही है वो पहले से स्थापित स्कीमा में सम्मिलित है। स्कीमा किसे कहते हैं? स्कीमा पे हम लोगों ने बात कर ली है, पियाजे का था। पियाजे का कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है संज्ञान का एक तरीका, मतलब पैटर्न ऑफ नॉलेज जिसे आप कह सकते हैं। स्कीमा ये कोई ठोस चीज नहीं है, एक तरीके से समझने का पैटर्न जो होता है कि वन बाय वन कैसे स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को सीखना, समझना, जानना है, उसी को स्कीम से स्कीमा वर्ड आया है, स्कीमा, इसलिए इसको स्कीमेटिक भी बोला जाता है ना। तो ये चीजें मतलब बच्चे को पता है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट को सीखना है। अच्छा, ये कैसी प्रक्रिया होती है? यह एक प्रक्रिया है जो निम्न बातों पर केंद्रित है। ये जो टॉप डाउन एक्टिविटी है वो क्या है? अधोमुखी है ना। आइए देखते हैं। व्यक्तिगत ध्वनियों, शब्दों और वाक्यांशों के बजाय भाषा को समग्र रूप में देखना। देखिए ये पॉजिटिव वर्ड से ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत ध्वनियों, शब्दों और वाक्यांशों के बजाय भाषा को समग्र रूप में देखना, एक एक करके बिंदु बिंदु नहीं, एक समग्र रूप में देखना। ठीक, विशेष विषय के विस्तार में जाने बिना विषय वस्तु को समझना, ठीक है ना। यह अर्थ निर्माण से संबंधित होता है, यानी उसका अर्थ विकसित होता है। मुख्य बिंदु को जानने के लिए, अनुमान लगाने, निष्कर्ष निकालने, सारांशीकरण करने के लिए सुनने की प्रक्रिया है। अधोमुखी टॉप डाउन श्रवण प्रक्रिया, श्रवण प्रक्रिया जिसके निम्न और भी उपकौशल है। क्या क्या कौशल है? खासकर विवरण को पहचान लेना, यानी जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसको पहचान लेना, ठीक है ना। पहले यह पता लगाना चाहिए कि भाषा के कुछ बिंदु छूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आइए देख लेते हैं। और कौन कौन से इसमें बिंदु निम्न उपकौशल और कौन कौन से? पहला आपने देखा कि विवरण को उसने पहचाना गया, उसमें क्या किया गया? विवरण को पहचाना गया। फिर दूसरा, मुख्य विचारों को आप सुने, है ना, सुना आपने, विवरण को पहचाना, यानी कि जो डिस्क्राइब किया गया उसको आपने पहचाना कि ये पॉइंट पे आप बात करनी है, या फिर सुनना है, या फिर इस पे काम करना है। अब उस पॉइंट्स को आप ध्यानपूर्वक क्या करते हो? श्रवण करते हो। भाषा के विषय में शिक्षार्थी के विचारों को सुनना चाहिए। व्यक्तिगत ध्वनियों, शब्दों और वाक्यांशों के बजाय भाषा को समग्र रूप से देखना चाहिए। उसके बाद अनुमान लगाना, थिंकिंग करना। आपको थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे आपको जो है, चलिए ठीक है, यहाँ पे समझिए, अनुमान लगाना। तो अब जो है कि विचारों को उसने सुन लिया, और विचारों को सुनने के बाद अब वो क्या कर रहा है? गेस कर रहा है किसी चीज को। इसके अंतर्गत शिक्षार्थी किसी विषय के बारे में पहले से क्या जानता है, और आपसे शिक्षार्थी को इसके बारे में पहले से क्या कहते सुना है, इस बात पे वो ध्यान दे रहा है। ये पे एक चीज मैं थोड़ा सा नाम लेना चाहूंगी। एसएसटी में ये पॉइंट आएगा आप लोगों को, जब एसएसटी का जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें 6 स्टेप्स होते हैं, ग्रिप्स के द्वारा दिया गया, ठीक है ना। ग्रिप्स को आप पढ़ेंगे, ग्राहम गिब्स को, उनका नाम था ग्राहम गिब्स। इन्होंने 6 स्टेप्स दिए हैं, और लगभग यही स्टेप है यहाँ पे। पहला स्टेप की विवरण को जानना कि कोई चीज क्या है, कैसे है। उसके बाद उस पे उसको सुनना, उस पे विचार करना, ठीक है ना। उसके बाद उस पे क्या करना? अनुमान लगाना किसी चीज का। तो पहला हो गया डिस्क्रिप्शन, दूसरा हो गया भावना यानी कि फीलिंग्स, ठीक है ना। और उसके बाद अनुमान लगाने का मतलब यहाँ पे मूल्यांकन करने से, क्या करने से है? मूल्यांकन करने से, ठीक है ना। उसके बाद इसके अंतर्गत शिक्षार्थी किसी विषय के बारे में पहले से क्या जानता है, और आपने शिक्षार्थी इसके बारे में पहले क्या कहा, कहते सुना, इससे आपको ये अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। वे आज किस बारे में बात करने जा रहे हैं, इस पे पता चलेगा। जोड़ दिए गए शब्दों को ढूंढना, ठीक है ना, यानी कि विश्लेषण करना, एनालिसिस करना।
एनालिसिस करना, ठीक है ना, स्थिति का अर्थ समझने के लिए गहरी सोच में जाना कि मतलब क्या यह अच्छा है या फिर बुरा है तो क्यों है, आगे बात समझ में। उसके बाद विवरण छांटना यानी कि कंक्लूजन निकालना, कुल मिला के कंक्लूजन निकालना। तो भाषा में आवश्यक विवरणों को छांटा जाता है, अधोमुखी श्रवण प्रक्रिया की महत्वपूर्ण रणनीति है, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या, ये थी आपकी टॉप डाउन। टॉप डाउन क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये था टॉप डाउन मेथड, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले अगर कह लें तो थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा दे रही हूँ आपको, यहाँ पे पहले ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए आप कि सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन देख रहे हो। पहला पॉइंट क्या है, डिस्क्रिप्शन देख रहे हो। डिस्क्रिप्शन इंग्लिश चलेगा ना, विवरण करना, विवरण विवरण। दूसरा पॉइंट, ये ग्राहम गिब्स का थोड़ा सा मेथड मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ग्राहम गिब्स को मैं समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे। ग्राहम गिब्स 88 में इन्होंने इस चीज को दिया था, 6 स्टेप्स इसमें शामिल किए गए थे, ठीक है ना। अब ये विवरण हो गया, ठीक है, विवरण यानी कि क्या हुआ था, अनुभव की तथ्यात्मक जो जानकारी है, कैसे कहाँ क्या हुआ था, सारी चीज। दूसरी चीज है फीलिंग्स। क्या है, फीलिंग्स यानी कि भावनाएं, भावनाएं, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपकी तीसरी पॉइंट, पहली हो गई डिस्क्रिप्शन और तीसरी हो गई आपकी फीलिंग्स। उसके बाद वो क्या कर रहा है, इतना जानने के बाद, फीलिंग्स उस पर विचार करने के बाद, अब वो कर रहा है इवेल्युएशन। क्या कर रहा है, इवेल्युएशन कर रहा है। इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। मूल्यांकन करना है, इस पे क्वेश्चंस आए हैं, गिफ्ट्स पे क्वेश्चंस आए हैं, मूल्यांकन। और शायद आप लोग को अदर सब्जेक्ट में भी इनका नाम सुनने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया डिस्क्रिप्शन, फीलिंग्स और इवेल्युएशन, आगे बात समझ में। उसके बाद बारी आती है एनालिसिस की, यानी कि आप विश्लेषण करते हो, एक एक बिंदु को उठा करके देखते हो, एनालिसिस देखते हो, करते हो, विश्लेषण करते हो, ठीक है, विश्लेषण। और फिफ्थ पॉइंट, एनालिसिस कर लिया आपने, विश्लेषण कर लिया, उसके बाद विश्लेषण करने के बाद आप क्या करते हो, कंक्लूजन निकाल दो ना, कंक्लूजन, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकालते हैं आप, निष्कर्ष निकालते हैं। और एट द लास्ट पॉइंट इट विल बी द एक्शन प्लान, यानी कि आपने निष्कर्ष निकाल लिया तो अगला क्या करना है आपको, अगला आपको क्या करना है, अगला आपको कौन सा एक्शन लेना है, वो आप एक्शन प्लान सेट करते हैं। तो यही था यहाँ पे चीजों को, ठीक है ना, शब्दों को ढूंढना, एनालिसिस, कंक्लूजन निकालना, फिर फाइनली जो है कि विवरण तैयार करना, अगली रणनीति की आगे के लिए तैयार होना। तो ये था टॉप डाउन। अब ये बॉटम अप क्या है, ये था टॉप डाउन। अब बॉटम अप क्या है, बॉटम अप क्या है, बॉटम, बॉटम अप। यह प्रक्रिया एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाती है, ध्वनियों से शब्दों, वाक्यांशों, खंडों और अन्य व्याकरणिक तत्वों तक जाने वाले पाठ की व्याख्या करने पर केंद्रित है। यानी आप पढ़ते हो ना, जैसे कि वर्ण पढ़ते हो, फिर शब्द पढ़ते हो, फिर शब्द से वाक्य पढ़ते हो, वाक्य के बाद एक पद, पद्यांश गद्यांश के रूप में पढ़ते हो, छोटे छोटे अनुच्छेद पढ़ते हो, फिर एक बड़ा पोषण कहानी, नाटक, है ना, ये सारी चीजें पढ़ने लगते हैं। बड़े रूप में जाएंगे तो आप नॉवेल्स वगैरह, काव्य खंड, ये सब देखने, खंड वगैरह देखने लगते हैं आप, है ना। तो ये सारी चीजें रहती हैं। बॉटम अप श्रवण युक्तियां एक प्रकार की सूचना प्रसंस्करण है जो एक धारणा बनाने के लिए पर्यावरण से आने वाले डेटा पर आधारित होती है, ठीक है ना। अब सुनने में इसका क्या यूज है, सुनने में बॉटम अप का क्या यूज है, बॉटम अप सुनने में कैसे काम करेगा, है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेगा ये, सबसे पहला प्रकरण होगा आपको प्रोसेसिंग, यानी कि जो चीजें चल रही हैं, आप विचार जो कर रहे हो, थिंकिंग जो कर रहे हो, उसकी बात की जा रही है प्रोसेसिंग। ध्वनियों से शब्दों, वाक्यांशों, खंडों और अन्य व्याकरणिक तत्वों से वाक्यों में जाने वाले संदेशों को इनकोड करना, अंदर शामिल करना, ठीक है ना। यह समग्र रूप से पाठ के अर्थ के बजाय व्यक्तिगत ध्वनियों, शब्दों, वाक्यांशों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका ठीक उल्टा था टॉप डाउन।
टॉप डाउन ठीक इसका उल्टा था, ठीक है ना। बॉटम अप प्रोसेसिंग तब होती है जब कोई व्यक्ति वाक्य की सबसे बुनियादी इकाइयों की अलग अलग अर्थों या व्याकरण संबंधी विशेषताओं को देखकर भाषा को समझने की कोशिश करता है। जैसे सुनने के लिए ध्वनि या पढ़ने के लिए शब्द, और इनसे आगे बढ़कर संपूर्ण को समझने की कोशिश करता है। मैंने कहा ना, वर्ण, शब्द, फिर वाक्य, फिर ये। तो बॉटम से ऊपर की ओर, बॉटम में नीचे, अप मीन्स ऊपर। अगली बात समझ में। तो ये था आपका बॉटम अप और टॉप डाउन, दोनों भी प्रश्न पहले भी आ चुके हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस चैप्टर की आपकी चौथी पॉइंट है पठन का, यानी पढ़ना। सुपोपली, सुनना बोलना आपने कर लिया, श्रवण कर लिया, बोलना पढ़ लिया। अब है पढ़ना, पठन, जिसे आप क्या बोलते हो, पढ़ना। चारों दक्षताओं में से एक पढ़ना भी था ना, तो पढ़ना को पठन बोला जाता है। जैसे सुनना को श्रवण था, बोलना को वाचन था, उसी तरीके से पठन का अर्थ यानी पढ़ना, ठीक है ना। तो अब क्या अगली पॉइंट है पठन का अर्थ। सामान्यतः लिखित भाषा को बांचने की क्रिया को पढ़ना या फिर पठन कहा जाता है। जैसे पंफलेट पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, पुस्तकें पढ़ना। परंतु भाषा शिक्षण के संदर्भ में पढ़ने का अर्थ होता है किसी के द्वारा लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाव विचारों को पढ़ करके समझना, ठीक है। अब इसकी विधियां क्या क्या होती हैं, यानी कि इस कौशल को प्राप्त करने के लिए, इस कौशल में विकास करने के लिए कौन कौन सी विधियों का उपयोग आप करेंगे, है ना। मुखर या सस्वर वाचन या फिर पठन, यानी कि जोर से बोल करके पढ़ना, इसका पहली विधि है जिससे ये विकास होगा, इस स्किल का, इस दक्षता का विकास होगा। सस्वर वाचन से अभिप्राय है स्वर के साथ पढ़ना। विद्यार्थी को सर्वप्रथम सस्वर वाचन की ही शिक्षा दी जाती है ना। आप लोग देखेंगे प्राइमरी स्कूल्स में क्लास 1-2 में आप लोग टीचर होंगे, तो आप लोग क्या कराते हो, जोर जोर से बुलवाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, करवाते हैं कि नहीं। खूब जोर लगा के उधर से गुजरो तो कान फट जाए, है ना। तो पहले सस्वर वाचन कराया जाता है। अब ऐसा नहीं कि उसको कॉन्सेप्ट उस बच्चे को क्लियर है, लेकिन पहले ये क्लियर हो कि बच्चा सुना है कि नहीं और सुन करके पढ़ पा रहा है कि नहीं, ठीक है। विद्यार्थी जब आवाज करते हुए पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो उन्हें बड़ी आनंद की प्राप्ति होती है, यानी कि रुचि का सिद्धांत लग रहा है यहाँ पे। सस्वर वाचन अभ्यास शुद्ध उच्चारण की शिक्षा में सहायक होता है। प्राय ऐसा देखा गया कि जो विद्यार्थी सस्वर वाचन में जितना निपुण होता है वह मौखिक अभिव्यक्ति में उतना ही कुशल होता है, यानी कि वो बोल पाने में सक्षम होता है और अच्छा बोल लेता है वो, है ना। सस्वर वाचन करते हुए विद्यार्थी को नए नए शब्दों का ज्ञान होता है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है, नए नए मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, धीरे धीरे स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। स्वाध्याय मीन्स खुद से पढ़ना, स्वयं से पढ़ना, ठीक है ना। अब सस्वर वाचन के गुण क्या होते हैं, सस्वर वाचन के गुण क्या होते हैं। पहले कि वो बच्चा क्या कर लेगा, शुद्ध उच्चारण करने सीख लेगा। दूसरा, उचित बल और विराम लगाने सीख लेगा, कहाँ रुकना है, किस वाक्य में कहाँ, है ना, विराम चिन्ह का प्रयोग, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह, योजक, निर्देशक चिन्ह कहाँ लगाना है, ठीक है ना, कहाँ कैसे रुकना है, किस स्थिति में कैसे बोलना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो उचित बल और विराम का ज्ञान हो जाता है। उचित हाव भाव का इस्तेमाल कर लेते, देखिए ना, जब कोई बात, जैसे मैं बोल रही हूँ, ऐसे मैं बोल रही हूँ तो ऐसे ऐसे कर रही हूँ, मैं चेहरे का एक्सप्रेशन दे रही हूँ, मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, मैं जो क्या है, भाव को मैं बताना चाह रही हूँ, मैं ऐसे बताना चाह रही हूँ, मतलब मैं हाथ को ऐसे किया, यानी कि मेरे भाव देखिए, मैंने आंख ऐसे दिखा, मैंने स्माइल किया, मैंने समझाने की कोशिश की, इससे ये और भी रुचिकर हो जाता है। और अगर ये बच्चा कर पाता है तो समझिए कि वो भाषा में निपुण हो चुका है, ठीक है ना। स्वर माधुर्य, यानी कि उसके जो स्वर हैं वो सूक्ष्म होंगे और काफी सरलता से समझे जा सकेंगे। और उसका जो पंख, जैसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन उसका और भी बेहतरीन हो जाएगा। अंग संचालन, यानी कि बॉडी को कैसे एक्टिवेट करना, जैसे मैं समझा रही हूँ तो मैंने ऐसे किया, तो अंग संचालित कर रही हूँ मैं, और भी अच्छे से बता रही हूँ, समझ आ रही बात, आपको समझ आ रही है, तो ये चीजें मैं जो कर रही हूँ ये अंग संचालन कर रही हूँ, ठीक है। उचित ध्वनि निर्गम, निर्गम यानी निकलना, है ना, ध्वनि जो है शुद्ध निकलना, अच्छे शब्द निकलना जिसे आप समझ पाए, समझ नहीं हो। उचित लय होती है, गति होती है, समझाने का तरीका होता है। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह में करें, क्या आपको समझ में आया, प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना, वाह आपको समझ में आ गया, विस्मयादिबोधक चिन्ह। आगे समझ में, तो इसका ज्ञान होता है। उचित और वाचन मुद्रा, जो मुद्रा बता रहे हो, बोलते हो तो वो मुद्रा बनती है,
प्रभावोत्पादकता, स्वाभाविकता, मतलब बोलने में नेचुरल चीजें आएंगी, लगेगा कि वो नेचुरल फॉर्म में बोल रहा है, कुछ बनावटी नहीं बोल रहा है। और साथ ही जो उसका उत्पादन होगा, शब्दों का उत्पादन हो रहा है, काफी प्रभावी होगा। ठीक है, अब इनकी शिक्षण विधियां क्या होती हैं? वाचन पठन की शिक्षण विधियां क्या होती है? आइए देखते हैं। वाचन कौशल शिक्षण की शिक्षा विधिवत होनी चाहिए। वाचन की शिक्षा देने हेतु निम्न विधियों का प्रयोग। पहला, अनुकरण, फॉलो करना, अनुकरण करना। यह विधि हिंदी में विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, कुल मिला के कह सकते हैं तो ये आपका इंग्लिश में स्पेशली यूज किया जाता है। ये विधि अंग्रेजी विधियों का अनुकरण मात्र है, क्योंकि हिंदी में प्राय सभी वर्गों की ध्वनियां निश्चित हैं। यह विधि अंग्रेजी में अधिक लाभप्रद सिद्ध हो सकती है, क्योंकि उसमें वर्णों शब्दों के उच्चारण बदलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि पुट, और ये हो जाता है बट। इसको पुट क्यों बोलते हैं, इसको बट क्यों बोलते हैं? तो कहने का मतलब अनुकरण विधि। लेकिन हिंदी में अगर मैं बोल रही हूँ, अगर हिंदी में कोई शब्द बोल रही हूँ तो उसी तरीके के अन्य शब्द जो है वही बोले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीजें बदलती है, इसलिए अनुकरण विधि जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ज्यादा यूज होता है। यह विधि अंग्रेजी में अधिक लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। भाषा शिक्षण की यंत्र विधि, इस विधि में अनुकरण होता है। भाषा के शुद्ध उच्चारण वाले रिकॉर्डों को बजाया जाता है, विद्यार्थी उनका सही सही अनुकरण करते हैं। यह विधि बहुत खर्चीली है और निर्धन देशों के लिए तो कतई नहीं है। सामूहिक पठन विधि, यानी एक साथ बच्चों का बोल बोल के पढ़ना। यह भी विदेशी भाषा शिक्षण पद्धतियों से उधार ली हुई पद्धति है, यानी ये सिस्टम विदेशों में प्रयोग होता था, भारत की विधि नहीं है। यह विधि बाल गीतों का वाचन कराने की दृष्टि से उचित है। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थी शिक्षक के आदर्श पाठ का अनुकरण सामूहिक रूप से करते हैं। पर करते ही है यार, हमारे यहाँ तो करते ही है ना, आप लोग भी करते ही होंगे, बट ये अपने देश का विधि नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब ये, देखो और कहो विधि, मतलब कोई चीज देखिए और उसके विषय में क्या करिए, कहिए। ठीक है ना। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को अक्षरों, ध्वनियों का ज्ञान कराने से पहले शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। शब्दों का ज्ञान कराने हेतु उन्हें शब्दों से संबंधित वस्तुएं दिखाई जाती हैं, लेकिन सभी वस्तुओं को दिखाना संभव नहीं होता। जिस वस्तु का चित्र होता है उसके नीचे उसका नाम लिखा होता है, क्योंकि चित्र में दिखाई गई वस्तु विद्यार्थियों की जानी पहचानी होती है, इसलिए विद्यार्थी नीचे लिखे शब्द का उससे संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो फिर शिक्षक उस शब्द का उच्चारण करता है और विद्यार्थी उसका क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं और फिर बोलते हैं उसमें। ये मेथड भैया मारिया मॉन्टेसरी के थ्रू लाया गया था, साहचर्य मेथड है ना, साहचर्य विधि मारिया। अब ये याद कर लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, इस विधि की प्रतिपादक कौन है, मारिया मॉन्टेसरी है। ठीक है ना, इसका नाम है साहचर्य विधि। इस विधि के द्वारा खिलौनों, चित्रों, विभिन्न प्रत्यक्ष वस्तुओं, अच्छा कल मैं एक टॉपिक बता रही थी, विशेष से सामान्य, है ना, विशेष से सामान्य सिद्धांतों में सूत्र था ना, एक सूत्र था, मैंने आप लोगों को बताया था, विशेष से सामान्य, वो सही था, वो निगमन विधि है, वो सही है। विशेष से सामान्य वो सही था, और सामान्य से विशेष ये आगमन विधि हो जाती है। क्या हो जाता है, आगमन विधि, और ये निगमन हो जाता है। ठीक है ना, सामान्य से विशेष, ये बड़े क्लास में इस्तेमाल किया जाता है, ये छोटे क्लासेस में इस्तेमाल किया जाता है, ये बड़े क्लास में स्टार्ट जो है यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए बालक को शेर के चित्र के नीचे शेर लिखकर एक बार समझा दिया जाता है। समझने के बाद फिर उससे कहा जाता है कि वे ढूंढ ढूंढ कर नाम वाले कार्यों को सही चित्र या वस्तु के आगे लगाइए। ये विधि बालकों को बहुत रुचिकर भी लगती है, पजल टाइप का गेम आपने देखा है ना, बच्चों में हम लोग कराते भी हैं। ध्वनि साम्य विधि, विधियां बहुत सारी हैं जिसमें आपको महत्वपूर्ण विधियां जो हैं ये सब विधियां पता होनी चाहिए जनरली। ठीक है ना, ध्वनि साम्य विधि, इस विधि के अनुसार समानोच्चारण वाले शब्दों के साथ साथ सिखाया जाता है, जैसे रमेश, सुरेश, श लास्ट में एंड हो रहा है, यहाँ पे ए की मात्रा लग रही है, समुच्चारित है ये। ठीक है ना, महेश, दिनेश, उमेश, तुकांत वाले शब्द चुनने के लिए बोल दीजिए बच्चों को। तो बच्चा क्या कर रहा है, ध्वनि साम्य, ध्वनि यानी कि ध्वनि में साम्य, बराबर, साम्य यानी बराबर है, ऐसी चीजों को ढूंढने के लिए बोल दीजिए। इस विधि में यह दोष है कि ध्वनियों पर अधिक बल दिया जाता है, न कि शब्दों के अर्थ पर। दूसरी बात यह है कि सीमित शब्दों को ही सिखाया जा सकता है और सारे वर्ड्स थोड़े मिल जाएंगे इसमें। शब्द शिक्षण विधि, इस विधि के अनुसार सार्थक शब्दों के पढ़ने की शिक्षा दी जाती है, जैसे मामा, पापा, चाचा, नाना, काका इत्यादि। अगली विधि है वर्ण विन्यास विधि। अगली विधि क्या है, अगली विधि है वर्ण विन्यास विधि। यह बहुत ही पुरानी विधि है, प्राचीन विधि है। इस विधि के अनुसार पहले स्वर, फिर व्यंजन, मात्राएं, संयुक्ताक्षर और फिर सार्थक शब्द सिखाए
जाती है। वर्तमान में स्कूलों में इस विधि के द्वारा वाचन शिक्षा दी जाती है। वाक्य शिक्षण विधि में क्या है, ये प्रणाली अक्षरबोध प्रणाली के विपरीत है, ठीक है ना। अक्षरबोध प्रणाली में और अंत में वाक्य ज्ञान कराया जाता है, परंतु इस शब्द ज्ञान और अंत में अक्षर ज्ञान कराया जाता है। अपनी दृष्टिपूर्ण वाक्य पर हो पहले डाली जाती है, फिर पृथक शब्दों पर उसका ध्यान बाद में जाता है। इसलिए इस प्रणाली में शिक्षण का क्रम है वाक्य शब्द वर्णाक्षर, यानी कि ये जो शिक्षण वाक्य शिक्षण विधि, इसमें वाक्य पहले बताया जाएगा। जैसे कोई कविता बता दो, पोएम बता दो, बच्चों को पढ़ा दो, फिर उसके बाद शब्द की ओर जाते हैं, फिर वर्ण पढ़ाते हैं, ठीक है ना। लेकिन सही विधि क्या होनी चाहिए, बच्चों को पहले वर्ण का ज्ञान कराना चाहिए। लेकिन अब जैसे बच्चा पोएम पहले याद कर ले रहा है तो उसको क्या पता, तो रट रहा है ना, तो ये एक तरीके से रटंतु वाली चीजें हो जाती हैं। मौन पठन क्या होता है, मौन पठन यानी कि मन में जो आप चीजें पढ़ते हो। और सामान्यतः हम जब भाषा कौशल में बहुत ही ज्यादा अग्रणी हो जाते हैं तब इस कौशल का इस्तेमाल करते हैं। लिपिबद्ध भाषा अर्थात लिखित सामग्री को बिना ध्वनित किए हुए मन ही मन में पढ़ने और साथ साथ अर्थ ग्रहण करने की क्रिया मौन पठन कहलाती है। मौन वाचन में नेत्र लिखित सामग्री को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और मस्तिष्क उस सामग्री के अर्थ को ग्रहण करता है। मौन पाठ करते हुए पाठक के होठ तक नहीं हिलते हैं, वो मन ही मन पढ़ता है। सस्वर वाचन की तरह मौन वाचन के महत्व को हम निम्न प्रकार से देखते हैं। जैसे मौन पठन के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, मतलब अगर मन ही मन बच्चा पढ़ रहा है तो उद्देश्य क्या होगा इसका, छात्र कम से कम समय कम लगता है ना मन में, जब आप पढ़ते हो तो समय कम लगता है, अधिक से अधिक सामग्री को आत्मसात करके समय का सदुपयोग कर सकें, वह लिखित सामग्री को पढ़कर समझ सकें, अपनी कल्पना शक्ति का, अब मन में पढ़ रहा है तो मन में विचार भी चल रहे हैं और मन ही मन जो है चीजें जो है विकसित हो रही हैं। छात्रों में चिंतन और तर्क वितर्क शक्ति का विकास भी होता है, ये बहुत ही अच्छी चीज है। कुछ बच्चों को, मैंने कुछ लोगों को देखा है, मैंने बड़े लोगों को भी देखा है, वो पढ़ते हैं ना, जैसे मान लीजिए पूजा वूजा करने में बैठते हैं तो बुक्स किताब की लेकर या फिर कोई भी आप ग्रंथ लेकर बैठते हैं, मैंने देखा है कि वो नहीं चाहते हुए भी उनके आवाज निकल आते हैं, मतलब बोलते रहते हैं वो। लेकिन ये सबसे बहुत ही मतलब शक्ति, ये तर्कणा को बढ़ाता है, ठीक है ना। छात्रों को तीव्र गति में पढ़ने का अभ्यास हो जाता है, परिचित शब्दावली को और भी सक्रिय रूप दे सकते हैं, मतलब और भी वो वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। गहन पठन यानी गहराई के साथ पढ़ना। गहन पठन में छात्र पाठ्य वस्तु में भाषा पर अधिक ध्यान देता है, अर्थात पठन में छात्र का ध्यान नए शब्द, व्याकरण, लेखक के भाव, अभिव्यक्ति पर अधिक केंद्रित रहता है। गहन पठन में गहराई के साथ पढ़ा जा रहा है भाई। इस प्रकार के पठन से विद्यार्थी न केवल पाठ्य सामग्री का अक्षरशः अर्थ समझता है बल्कि उसमें निहितार्थ, निष्कर्ष, सामाजिक सहसंबंध इत्यादि का भी बोध करता है। विस्तृत पठन यानी कि विस्तार के साथ एक्सप्लोर करना। विस्तृत पठन अर्थात मुक्त पठन में छात्र अपने हिसाब से पुस्तक चुनते हैं और उसको अपने स्वयं की शैली व अंदाज में पढ़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को आनंदित करना होता है। आलोचनात्मक यानी कि क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म से जो है कि तर्कणा बढ़ती है भाई, क्योंकि एक तरफ लक्ष्य क्या होता है, गुण दोष आदि की बात करना है ना। आलोचनात्मक पठन से अभिप्राय है किसी विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु को उसके लक्ष्य, गुण, दोष व उपयुक्तता की विवेचना करते हुए पठन करना। आलोचनात्मक पठन करते समय पाठक अपने व्यक्तिगत राग, द्वेष, रुचि, अरुचि से बचकर वस्तुनिष्ठ होकर के साहित्य के प्रति न्याय करता है। आलोचनात्मक यानी कि आलोचना समझ रहे ना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी का कमी पेशी निकालना, है ना, आलोचना कहलाती है। और लिटरेचर में इसका बहुत ही मतलब अहम रोल कह सकते हो, अहम महत्वपूर्ण होता है एक तरीके से कहिए तो, क्योंकि आप एक पक्ष से नहीं रह जाते हैं, फिर आप उसके दो पक्षों को देखते हैं, उसकी अच्छाई को भी, उसकी बुराई को भी, है ना। आलोचना करें निर्णात्मक और व्याख्यात्मक आलोचना। अब आपका सुनना, बोलना, पढ़ना हो गया, पठन कौशल भी हो गया। अब लास्ट में आपका बचता है लेखन कौशल। लास्ट में क्या बच रहा है, लेखन कौशल। लेखन का अर्थ व आवश्यक तत्व एवं आधार क्या क्या है। सामान्यतः भाषा की ये हेडिंग है ये, ठीक है ना। सामान्यतः भाषा के माध्यम से कुछ भी लिखना लेखन कहलाता है, परंतु भाषा शिक्षण के माध्यम संदर्भ में लेखन का अर्थ अर्थपूर्ण लेखन, भाव और विचारों की लिखित रूप में व्यक्त। भाव एवं विचार लेखन के मूल तत्व होते हैं। इस प्रकार अपने भाव विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से व्यक्त करने की क्रिया को लेखन कौशल कहा जाता है, ठीक है ना। इसका विकास कैसे करें, लेखन कौशल का विकास कैसे किया जाए। बच्चों में लेखन कौशल के विकास का अर्थ है उन्हें अपने भाव एवं विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने की क्रिया में निपुण करना। इसके लिए आवश्यक है कि उनमें
लेखन के आवश्यक तत्वों का विकास किया जाता है। इसके लिए सतत प्रयास किया जाता है, ज्यादा प्रैक्टिस करो। इसके लिए क्या क्या करो? पहला प्रैक्टिस करो, सुलेख लिखवाइए उससे। उसे क्या करिए? सुलेख। सुलेख का मतलब सुंदर लिखो। कोई राइटिंग लिखने के लिए आप देखे होंगे कि 1 to 5 तक की क्लासेस में जो है कि एक राइटिंग बुक आती है, जिसका यूज मैंने देखा बहुत से अच्छे अच्छे स्कूलों में देखा, यूज ही नहीं कराते, वो कराना चाहिए, है ना। इससे बच्चा जो है कि अक्षरशः चीजों को लिखने सीखेगा। लेखन कौशल का विकास करते समय शिक्षक को अक्षर को लिखना सिखाने से प्रारंभ करता है। इसके लिए शिक्षक प्रतिलेख, शुद्ध लेख, सुलेख का प्रयोग करता है। सुलेख के समय निम्न बातें ध्यान रखना चाहिए कि वो अपूर्ण होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, सुडोल अक्षर लिखा है कि नहीं, शिरो रेखा लगा है कि नहीं। जैसे क लिख रहे हैं तो ये क का शिरो रेखा है। स्वच्छ लेखन यानी सुंदर लिख रहा है कि नहीं, गंदगी तो नहीं कर रहा, मतलब मिटाने में चाहे गंदा तो नहीं हो रहा है लिखना उसका। पृष्ठ पर लिखित अंश का स्थान अर्थात ऊपर नीचे तो नहीं कर रहा है, जैसे लाइनिंग दी गई है उसके ऊपर तो नहीं लिख रहा है। जैसे मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वाई लिख रहे हैं तो वाई में ये ऐसे लिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 लाइन की बुक्स है तो उसमें वाई को ऐसे लटकाना चाहिए। बहुत बच्चे जो है कि इसी के अंदर ही लिख देते हैं वाई को ऐसे, मैंने देखा है। तो इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। भाषा संबंधी विविध अभ्यास करवाइए उससे। शुद्ध भाषा की प्रयोग पर ही लिखित रचना की प्रभावपूर्णता निर्भर है। अतः अधिकाधिक भाषा संबंधी अभ्यास छात्रों द्वारा होना चाहिए। इन अभ्यासों के लिए एक निश्चित योजना बना लेनी चाहिए। कक्षा में लिखित अभ्यास के लिए मौखिक कार्य की भी सहायता लेना अनिवार्य है। शाम पट्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। शब्द प्रयोग संबंधी अभ्यास कराते रहिए उसको। भाव एवं विचारों के व्यक्ति के साधन शब्द ही है। रचना की उत्कृष्टता बहुत कुछ शब्दों के ही ज्ञान प्रयोग योजना पर निर्भर है। रचना के अंतर्गत शिक्षण का उद्देश्य बालक के शब्द भंडार की अभिवृद्धि, यानी कि वो वर्ड गेन कर रहा है कि नहीं, उसकी डिक्शनरी स्ट्रांग हो रही है कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स उसको पता हो रहा है कि नहीं, और उनका यथास्थान उचित प्रयोग करने की शिक्षा प्रदान करना चाहिए। मतलब शब्द सीख तो लिए, लेकिन उस शब्द में उस शब्द का जो है कि सही स्थान पे उपयोग हो रहा है कि नहीं, इस चीज को सिखाना माध्यम होना चाहिए। अगला क्या इसका उद्देश्य होना चाहिए लेखन कौशल के विकास का? वाक्य रचना संबंधी ज्ञान होना चाहिए कि वो वाक्यों का सही प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं, अनुच्छेद रचना कर पा रहा है कि नहीं। कोई आप जैसे मान लीजिए उसको कोई टॉपिक दे दीजिए, है ना, कि बेटा तुम आज मेले में घूमने गए, इसके ऊपर अनुच्छेद बड़ा नहीं होता है, आपको पता है ना, ऐसे से कम होता है। ऐसे आप देखें 3 पेज 4 पेज का भी ऐसे हो सकता है, लेकिन उससे अनुच्छेद छोटा ही होता है, 1 पेज में हो जाए। कुल मिला कह सकते हो 100 से 150 वर्ड्स में आप लिख सकते हो अनुच्छेद। भाव और विचारों को सुशृंखलित या सुसंबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के लिए अनेक वाक्यों को क्रम से आयोजित करना पड़ता है। ऐसे वाक्यों के समूह को अनुच्छेद कहा जाता है। प्रत्येक अनुच्छेद में एक मुख्य विचार है। जैसे मैंने कहा ना कि उसको बोलिए कि आप मेला देखने गए थे, ईद का मेला हो गया या फिर आपका नवरात्रि का मेला हो गया, आप कहीं जा रहे हो मेला देख रहे हो, उसका विवरण लिखो, अनुच्छेद के रूप में लिखेगा तो वो लिखेगा। तो अनुच्छेद रचना जब वो करेगा तो खुद उसका लेखन कौशल विकसित होगा, ठीक है ना। तो ये थे आपके सारे के सारे दक्षता। और लास्ट में 2 टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ। भाषा प्रवीणता की कोई पहलू कितने होते हैं? 2 पहलू होते हैं, बिक्स और काल्प। बिक्स और काल्प, BICS की बात कर रही हूँ मैं, बिक्स की, और काल्प की बात कर रही हूँ, ये काल्प, ठीक है ना। ये है क्या? भाषा प्रवीणता यानी कि भाषा में प्रवीण होना, तेज तर्रार होना, सटीक होना, उसको प्रवीण होना कहते हैं, ब्रिलियंट होना कहते हैं, आउटस्टैंडिंग होना कहते हैं। इसके 2 पहलू होते हैं। आइए देखते हैं। जो आपका बिक्स होता है उसको सामाजिक भाषा कहा जाता है। बिक्स को सामाजिक भाषा का संज्ञा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये सामान्य भाषा होती है, हमारे आम जीवन में आम तौर से बोली जाने वाली भाषाएं होती हैं, जिसे आप प्रयोग करते हो अपने घर में, खेल के मैदान में, अपने दोस्तों के यहाँ, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों के यहाँ। आम भाषा कह सकते हो बिक्स का इस्तेमाल। अब यहाँ पे जीन कमिंस का नाम आता है। किस प्रतिपादन किसने किया इसका? दोनों को ही, बिक्स को भी और काल्प को भी। ये जो 2 पहलू बताए हैं किसने बताए हैं? जीन कमिंस ने बताए हैं। किसने? जीन कमिंस। स्पेलिंग देख लीजिएगा, कमिंस ये है, कमिंग वाला नहीं है, CUMMINS। जीन कमिंस ने इसके विषय में बताया है। नहीं, इसकी पहचान बेसिक इंटर, ये बिक्स का है, बिक्स का फुल फॉर्म है ये, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बिक्स, या फिर संवादी दक्षता कहा जाता है इसको, संवाद करने की दक्षता। और संज्ञानात्मक शैक्षण भाषा दक्षता काल्प कहा जाता है। काल्प का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है ना। बाकी इसके लिए जो टर्म है बिक्स के लिए, तो बिक्स को क्षमता रखी गई है 6 months to 2 years, 2 years। और काल्प के लिए सीखने की क्षमता, जैसे ये औपचारिक रूप कह सकते हो आप,
तो ये आपका जैसे जैसे इसके लिए अभी हम बात कर रहे हैं उस पर, तो ये आपका 6 से 7 साल लग जाएगा, 6 to 7 ईयर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे बिक्स की बात कर ले। बिक्स का मतलब है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि सामाजिक स्थितियों में इन भाषा कौशल की आवश्यकता होती है। ये एक संज्ञानात्मक रूप से निंदनीय भाषा है, अर्थात इसे समझना आसान है। यह रोजमर्रा की भाषा होती है, घटनाओं से संबंधित होती है, एक सरल भाषा संरचना का उपयोग करती है, ठीक है ना। यह यहाँ और अभी के लिए और परिचित विषयों पर दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए भाषा का उपयोग करने के लिए संदर्भित करती है, जिसमें दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में मित्रों के साथ बातचीत, अनौपचारिक बातचीत शामिल है। अनौपचारिक, इसी का ठीक उल्टा होता है काल्प। काल्प इसका उल्टा होता है, ठीक है ना। और ये आज का लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि वैज्ञानिक शब्दावलियां आ जाएंगी, जटिल लिखित चीजें आ जाएंगी, असाइनमेंट देना हो गया, असाइनमेंट आप दे रहे हो, असाइनमेंट दे रहे हो, ये सब इसमें आ जाएंगे। जो डिक्शनरी के वर्ड्स होते हैं वो सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। काल्प का अर्थ है संज्ञानात्मक रूप से उन्नत भाषा प्रवीणता। इंग्लिश में बताया ना हमने, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कॉग्निटिव अब यहाँ पे जो है कि कॉग्निटिव कहने का मतलब संज्ञान का विकास हो रहा है, ठीक है ना। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी प्रवीणता, प्रवीणता लिखा है ना, प्रोफिशिएंसी, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या है। या अकादमिक सीखने के लिए आवश्यक दूसरी भाषा कौशल विकसित करने के विचार को संदर्भित करता है, यानी कि आप स्कूल में जाकर के सीखते हैं इसको। एक संज्ञानात्मक रूप से मांग वाली भाषा है जो अमूर्त अवधारणाओं से संबंधित है, विशेष शब्दावली है और एक अधिक जटिल भाषा संरचना का उपयोग करती है। काल्प औपचारिक शैक्षणिक शिक्षा को संदर्भित करती है, वो था अनौपचारिक, जो आप अपने डेली जीवन में बातचीत कर रहे हो, अपने दोस्त मित्रों से बात कर रहे हो नॉर्मल, लेकिन स्कूल में आप डिसिप्लिन वे में बात कर रहे हैं। आपको ध्यान रखते हुए बात करना है कि आप स्कूल में हो, डिसिप्लिन फॉर्म में हो। इसमें विषय क्षेत्र सामग्री के बारे में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना शामिल है। छात्रों को स्कूल में सफल होने के लिए भाषा सीखने का यह स्तर आवश्यक है। छात्रों को शैक्षणिक क्षेत्रों में कुशल बनने के लिए समय और समर्थन की आवश्यकता होती है, समर्थन भी मिलना चाहिए और समय की बचत भी होनी चाहिए कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखो। इसको सीखने के लिए आपको 6 से 7 साल लगता है, लेकिन 6 से आपको 2 साल के लगभग में आपको अपने निजी जीवन की भाषा सीखने में लगता है, तो वो होता है बिक्स, ठीक है ना। तो ये थी आपकी आज की क्लास चैप्टर 3 आपका फिनिश हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।